तो हम लोग कार्बन और कंपाउंड में हम लोगों ने कार्बन के बारे में देखा, ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा, उसके एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा। हमने आपको बताया था कि कार्बन जो है नेचर में फ्री स्टेट और कंबाइंड दोनों में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट की हमने जिसमें बात कर ली थी कि फ्री स्टेट में कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरेंस। इसके बाद हमने आपको डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरेंस के बारे में पढ़ाया। इसके बाद हमने आपको उसके स्ट्रक्चर, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाया। अब हमारा जो कार्बन जो दूसरा स्टेट है कंबाइंड स्टेट के बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से हमारा जो टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? जैसा कि हमने आपको बताया कि कार्बन जो है सारे नॉन लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, तो कार्बन के कंपाउंड को ही हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अगर आपको बोलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड तो आप क्या कहोगे? कंपाउंड ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर known as ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन के कंपाउंड्स को ही हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। कार्बन के अलावा मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम मोस्टली देखें तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्योंकि हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब होता है, हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है, ठीक है, कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। जैसे हम एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो जैसे हो गया हमारा मीथेन। अगर आप मीथेन के मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखो तो क्या होता है? CH4। अब देखिए ये जो कंपाउंड मीथेन है किससे मिलके बना है? कार्बन और हाइड्रोजन से। इसी प्रकार से इथेन C2H6, इथीन, इथीन का होता है C2H4, ठीक है। आप जैसे देख लो इथेनोइक एसिड, बाद में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़े? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन से मिलके बने। अगर आप इथेनोइक एसिड को देखो तो इसका फार्मूला होता है CH3 COO और H, ठीक है। तो देखो इथेनोइक एसिड भी हमारा क्या है? हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इस पर किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन है, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जो मेनली हाइड्रोजन और कार्बन, बाद में कि कार्बन के अलावा भी अगर कार्बन के अलावा अगर हाइड्रोजन के साथ साथ कुछ और भी एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट है तो भी हम उसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहेंगे। जैसे एक दो और एग्जांपल ले लो, जैसे यूरिया। यूरिया का क्या होता है फॉर्मूला? CONH का होल टू NH2 का होल टू। ये क्या हो गया? तो देखिए इसमें कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का या कार्बन कंपाउंड, जब भी हम कार्बन कंपाउंड बोलेंगे या ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे दोनों का मतलब सेम ही होगा, ठीक है। तो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कोवैलेंट नेचर के होते हैं। कोवैलेंट नेचर के होते हैं मतलब ये कोवैलेंट कंपाउंड होता है। हमने आपको बताया था आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड, जो कि हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ा था कि वहाँ जो मोस्टली कंपाउंड होते हैं वो सारे क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड होते हैं। लेकिन अगर हम कार्बन के कंपाउंड की बात करेंगे या ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो ये क्या होता है? कोवैलेंट कंपाउंड होता है। कोवैलेंट कंपाउंड है तो इसका लॉ मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा। आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन इसका लो मेल्टिंग पॉइंट लो बॉइलिंग पॉइंट। जैसे आप मीथेन को देख लो तो मीथेन के अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो मीथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो -161 डिग्री सेल्सियस होगा। और इसके अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, MP की बात करेंगे, तो मीथेन का जो MP होगा -182 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो इतना कम होता है। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं सारे क्या होते हैं? आपके कोवेलेंट कंपाउंड होता है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब देखो यहाँ से एक बात सामने आती है
कि आखिर जो कार्बन के कंपाउंड है या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है कि ये जो कार्बन के कंपाउंड, जैसे अगर हम मीथेन को देखें तो मीथेन का जो फार्मूला हो गया आपका CH4, इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो CH4, ये 4 हाइड्रोजन इस तरीके से इसमें हम अरेंज कर देंगे। तो ये जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड क्या होता है, एक फोर्स होता है। तो ये हमें बताता है लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट कार्बन का, कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड का, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है, उसका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमें बताता है। क्या बताता है, क्या लिखेंगे कि सो डैट द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा वो काफ़ी कम होगा, मतलब आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा वो बहुत कम होगा, इसलिए इसको हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। और आपको ये बात याद रखना कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। अब आगे अगर हम लोग देखें कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, तो जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नॉन कंडक्टर, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसके पीछे के रीजन को अगर हम समझे कि इसमें एक तो हमने देखा कि जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो कोवेलेंट नेचर का होता है, और आपको याद रखना है कि जो भी कोवेलेंट कंपाउंड होंगे वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, एक्सेप्शन को छोड़ के। कुछ एक्सेप्शंस आएंगे जिनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से आपने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन के कंपाउंड वे सारे लिविंग थिंग्स, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स में पाए जाते हैं। इनिशियली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हुए वो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। इसलिए ये माना जाता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कुड ओनली बी फाउंड विद इन द लिविंग बॉडी, ठीक है, एनिमल्स बॉडी या लिविंग बॉडी, ठीक है। हैंस vital force which create the living things was necessary for the preparation of this, ठीक है। मतलब हमने क्या बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं ये मेनली हमें कहा नेचुरल मटेरियल से ऑब्टेन होते हैं। नेचुरल मटेरियल बोले तो या लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होंगे चाहे एनिमल से ऑब्टेन होंगे, और इसलिए ये सोचा जाता है कि जो ये माना जाता है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उनको बनने के लिए, लिविंग बॉडी के अंदर बनने के लिए बहुत अधिक फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ से एक थियरी आता है वाइटल फोर्स थियरी, वो क्या कहता है कि जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सारे लिविंग बॉडी के अंदर ही बने। फिर बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फ्रेडरिक होलर 1828 में, और यूरिया, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उन्होंने क्या किया लैब में यूरिया का फॉर्मेशन कर दिया लेबोरेटरी में। किसके मदद से, उन्होंने अमोनियम साइनाइड की मदद से उन्होंने लैब में इस चीज़ को बनाया, और वहाँ से वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गया, डिस्प्रूव्ड हो गया, गलत साबित हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में देखा, ठीक है। अब यहाँ से हमने आपको बताया था कि जो कार्बन जो होते हैं ये नेचर में कंबाइंड और फ्री दोनों में पाए जाते हैं। तो अब जो हम बात करेंगे कार्बन का, वो हम कार्बन के कंबाइंड स्टेट की बात करेंगे, मतलब कार्बन अब हमें कंपाउंड के फॉर्म में मिलेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हो गया, कार्बोनेट के फॉर्म में हो गया, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्म में होगा। इस सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बात और करते हैं कि अगर हम बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के ऑक्साइड की, तो ऑक्साइड ऑफ कार्बन जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बाइड्स, ये सारे भी कार्बन ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन ये इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर नहीं किया जाता। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, देखिए नोट में इस चीज़ को याद रखेंगे कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, अगर हम कार्बन के ऑक्साइड की बात करेंगे, जैसे आपका लाइक CO कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से आपका कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और कार्बाइड्स,
ये सारे क्या है, ये सारे भी क्या है आपके कार्बन कंपाउंड्स हैं, ये सारे भी क्या है कार्बन कंपाउंड्स हैं। बट इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न क्या है कि ये जो कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम लोगों को जानना है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनसे इनका जो प्रॉपर्टीज होता है वो एकदम अलग होता है। बात समझ में आए? तो ये सारे भी अगर आपको बोलेगा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड ऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो आप बोलोगे नहीं है, तो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका प्रॉपर्टी इन सारे से बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, अब इसके बारे में एक बात और हम जानेंगे कि जो कार्बन कंपाउंड्स के बारे में जो स्टडी होता है, जैसे हम लोग जो कार्बन कंपाउंड्स मेनली हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। ठीक है, तो स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स जैसे सच एज हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव एंड देयर डेरिवेटिव्स, जैसे आपका मीथेन हो गया, इथेन हो गया, इथीन हो गया, उसके डेरिवेटिव, इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली जब आगे आप जाओगे तो आपका केमिस्ट्री 3 ब्रांच में टूट जाएगा। ठीक है, एक होगा फिजिकल, फिर होगा ऑर्गेनिक और दूसरा होगा इनऑर्गेनिक, जिसमें अगर हम लोग कार्बन के कंपाउंड जैसे हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव के बारे में केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और ये जो आपका हो गया ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ये सारे क्या होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और इनका स्टडी हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। ये ऑर्गेनिक नहीं, कौन से कंपाउंड होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इनके बारे में हम जो स्टडी करेंगे जिस ब्रांच में, उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ तक आपने देखा, समझ में आया? अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड्स। देखिए बात क्या है कि अगर हम कार्बन कंपाउंड की बात करेंगे तो अभी एट प्रेजेंट अगर हम बात करेंगे कि कितने कार्बन कंपाउंड के बारे में हमारे पास जानकारी है, तो वो लगभग 5 मिलियन से अधिक कार्बन कंपाउंड के बारे में हम लोग जानते हैं। और नए नए कार्बन कंपाउंड हर दिन आइसोलेट या प्रिपेयर किए जाते हैं लेबोरेटरी में। ठीक है, इनफैक्ट अगर हम नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड की बात करेंगे तो ये अकेला कार्बन कंपाउंड अकेला और बाद बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता उससे बहुत अधिक है। ठीक है, मतलब आप ये देखो कि आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो कि हम कितने कार्बन कंपाउंड के बारे में जानते हैं। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न क्या है कि क्यों कार्बन, क्या उसके अंदर प्रॉपर्टी है, क्या वो खूबसूरती है, क्या उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक है जो कि कार्बन हमारा क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो इसके हम रीज़न को समझते हैं कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, कैसे कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, देखिए तो अगर हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक की तो 2 कैरेक्टरिस्टिक सामने आती है लार्ज नंबर ऑफ। रीजन की अगर हम बात करेंगे तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज, 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है कार्बन एलिमेंट का जिसके कारण वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। पहला है कैटिनेशन और दूसरा क्या है, टेट्रावैलेंसी। दोनों को बारी बारी से समझते हैं। कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी कि 2 रीजन हैं कार्बन एलिमेंट के जिसके कारण कार्बन एलिमेंट हमारा लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने में सक्षम होता है, मतलब एबल है, कैपेबल है। ठीक है,
टेट्रा, एक तो हो गया कैटिनेशन, दूसरा हो गया टेट्रावेलेंसी। तो पहला रीजन को हम समझते हैं, कैटिनेशन को समझते हैं। कैटिनेशन क्या होता है, ठीक है। कैटिनेशन क्या होता है कि कार्बन एलिमेंट के पास एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण इसके एटम एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके लार्ज या लॉन्ग कार्बन चेन का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग कैटिनेशन कहेंगे। मतलब इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन ऑफ अ कार्बन एलिमेंट विच इज़ रेस्पॉन्सिबल टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। तो जब कार्बन एटम खुद के साथ ज्वाइन करेगा, ठीक है, कैटिनेशन मतलब आपने समझा कि कार्बन के पास जो एक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, तो कैटिनेशन का मतलब ये हो गया कि कार्बन खुद के साथ जुड़ के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड। कैसे होता है सो देखिए, जैसे मान लो इस पे लार्ज नंबर, अगर हम इसके जुड़ने की बात करेंगे तो जब कार्बन एटम एक दूसरे अनदर के साथ कंबाइन करेगा तो 3 टाइप के चेन का फॉर्मेशन करता है। एक होता है आपका स्ट्रेट चेन, दूसरा होता है आपका ब्रांच चेन, और तीसरा क्या होता है आपका क्लोज्ड चेन। तो कार्बन एटम हमारा 3 तरीके से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। जब एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ ज्वाइन करता है तो 3 प्रकार के चेन का फॉर्मेशन होता है, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और क्लोज चेन। क्लोज चेन को ही आप कह दो रिंग टाइप चेन, क्लोज चेन कह दो या रिंग टाइप चेन कह दो, ठीक है। तो पहले हम लोग स्ट्रेट चेन को समझते हैं। स्ट्रेट चेन में क्या होता है कि कार्बन एटम इस तरीके से नंबर ऑफ कार्बन एटम स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन करता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन करता है। दूसरा क्या हो गया ब्रांच चेन में क्या होगा, इसमें आपके स्ट्रेट भी होंगे, साथ में ब्रांच में भी लटके होंगे। और क्लोज चेन की बात करेंगे तो देखिए इस तरीके से कार्बन क्या करता है, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे ब्यूटेन के बारे में, 1 2 3 4 5 और देखिए 6 कार्बन एटम क्या बनाया, क्लोज चेन बनाया। तो जब कार्बन एटम कंबाइन होगा तो 3 प्रकार के चैन का फॉर्मेशन होगा, 3 प्रकार के चैन का फॉर्मेशन होगा। एक हो जाएगा आपका स्ट्रेट चेन, दूसरा हो जाएगा क्लोज चेन, तीसरा हो जाएगा ब्रांच चेन, ठीक है। जब कार्बन एटम कंबाइन करेगा तो 3 प्रकार के चेन का फॉर्मेशन करेगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन कर रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 6 कार्बन एटम ब्रांच चेन का फॉर्मेशन कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें रिंग टाइप या क्लोज चेन में तो यहाँ 6 कार्बन एटम रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया, कैटिनेशन का हो गया। दूसरा रीजन क्या है, टेट्रावेलेंसी कहने का मतलब होता है कि कार्बन का वैलेंसी चार होता है। कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कंपाउंड हो गया, उसका वैलेंसी जिसमें कार्बन का 4 होता है जो कि बहुत अधिक है, और लार्ज वैलेंसी होने के कारण कार्बन एटम कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है अदर कार्बन एटम, साथ में लार्ज नंबर ऑफ अदर एटम जैसे हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ और भी अधिक एटम्स के साथ जुड़ के लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो आपने दोनों को समझा कि क्या है वो रीजन, क्यों कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो 2 रीजन यहाँ से सामने आया। कार्बन एलिमेंट के पास 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, एक है कैटिनेशन का, कैटिनेशन कहने का मतलब कार्बन खुद के साथ जुड़ के लार्ज चैन लॉन्ग चैन का फॉर्मेशन करेगा लार्ज नंबर पर। उसमें भी चैन हमारा 3 प्रकार का होगा, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और क्लोज चेन। दूसरा रीजन क्या होगा, टेट्रावेलेंसी कहने का मतलब कि जो हमारा कार्बन एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट का वैलेंसी 4 होता है जो कि सबसे अधिक बहुत अधिक वैलेंसी माना जाता है, और लार्ज वैलेंसी होने के कारण कार्बन एटम कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है अदर कार्बन एटम या अदर एटम के साथ। अदर एटम कहने का मतलब या तो हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन, जैसे आपने देखा मीथेन में क्या होता है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। यूरिया में आपने देखा, यूरिया में क्या हो गया, कार्बन, यूरिया का हमने आपको फार्मूला बताया, उसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ के क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम लोग क्या कहेंगे, यूरिया, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
तो अगर हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करें तो टोटल 6 प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे सिलेबस में, जिसे हमें पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या है वो देखिए ध्यान से। जैसे आपके हो गए हाइड्रोकार्बन, हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स को हैलोजिनेटेड हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। हैलो एल्केन्स को हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। इसके बाद आपका हो गया एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है, ऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सिलेबस में 6 प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड्स है। क्या क्या है उसमें? हाइड्रोकार्बन्स है, हैलो एल्किन्स है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। बात समझे? बारी बारी से 1 बाय 1 करके हम लोग सबको समझते हैं। इसमें पहला स्थान में हमारा हाइड्रोकार्बन। तो पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना है। क्या कहेंगे कि कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, उसके अलावा कुछ भी नहीं, हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। ऐसे कंपाउंड जो बस हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे आप एग्जांपल के लिए देखो, मीथेन CH4, जैसे आपका इथेन C2H6, जैसे आपका इथीन C2H4, इथीन, ये क्या हो गया? इथेन, ANE लास्ट में। यहाँ क्या हो गया? इथीन, ETHEN, इथीन। जैसे आपका हो गया इथाइन, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? C2H2। ये सारे क्या है? हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये सारे दो ही एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं। ठीक है, अगर हम इसके इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स की बात करेंगे तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या है हमारा? पेट्रोलियम, या आप कह दो क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल, जो कि हमें अंडरग्राउंड से मिलता है ड्रिलिंग करके। ठीक है, जैसे आपका नेचुरल गैस को भी कह सकते हो आप, जो हमारा नेचुरल गैस होता है। ठीक है, ये भी जो कि आपका पेट्रोलियम के जस्ट ऊपर लेयर पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी हमारे क्या हो गए? हाइड्रोकार्बन्स हो गए। तो आपने क्या देखा कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन से बने होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल को समझा। और इसके अगर हम सोर्स की बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स क्या है? जैसे आपका पेट्रोलियम हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सारे क्या है? हाइड्रोकार्बन्स है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा क्या होता है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा क्या होता है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हमारे हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक सेचुरेटेड हो गया, दूसरा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। बारी बारी से हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा? एल्केन्स। एल्केन्स क्या है? हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एल्केन्स क्या है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं तो आप क्या कहोगे? अ हाइड्रोकार्बन इन विच the carbon atoms are connected by only single bond are called saturated hydrocarbon। ठीक है, मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम्स कनेक्ट होते हैं, कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम
बस सिंगल बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होते हैं, इनको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स। जो भी हमारे एल्केन्स हो गए वो क्या हो गए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ से अगर हम एल्केन के टर्म में डिफिनीशन को बोलेंगे तो क्या कहेंगे, एन एल्केन इज अ हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें कोई भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे आपके एग्जाम्पल के लिए देखो, आपका हो गया मीथेन, मीथेन, आपका हो गया इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, ये क्या है, सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखना कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जो नेम्स होते हैं वो ANE के साथ एंड होते हैं। किसके साथ, ANE। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जो नेम होते हैं वो ANE के साथ एंड होते हैं। तो जहाँ आप देखोगे कि ऐसे हाइड्रोकार्बन लिखे हैं जिनका नेम ANE के साथ एंड हो रहा है, तो आप क्या कहोगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बात समझ में आए? तो आप यहाँ से ये बात याद रखना कि इसके जो नेम होंगे एंड विथ ANE। ठीक है, इसके नेम किसके साथ एंड होंगे, ANE के साथ। तो इसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे आप एग्जांपल के लिए देखो, मीथेन, मीथेन हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इथेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, प्रोपेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ब्यूटेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सारे क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें सारे में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अगर हम इसके जनरल फार्मूला की बात करेंगे, जनरल फार्मूला की बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के, अगर हम जनरल फार्मूला की बात करेंगे तो ये क्या होगा, CnH2n प्लस का 2। मतलब जितने कार्बन एटम होंगे उसके 2 गुना से 2 प्लस हाइड्रोजन एटम होंगे। ठीक है, जितने कार्बन एटम होंगे उसके 2 गुना से 2 प्लस हाइड्रोजन एटम होंगे। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए मान लो n, जहाँ पे क्या हो गया, वेयर n इज अ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मान लो हमने n का वैल्यू 1 लिया तो हमारा क्या बन गया, C के 1 और H 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 2, तो क्या हो गया, CH4। ठीक है, और ये क्या हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और यही हमारा क्या हो गया, मीथेन, METHANE। इसमें भी हम लोग आपको बताएंगे कि अगर एक कार्बन एटम है तो हम मेथ ले लेते हैं, 2 ले होता है तो एथ ले लेते हैं। तो ये सब हम लोग आगे देखेंगे। पहले आप इतना समझो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम कनेक्ट होता है बस सिंगल बॉन्ड के द्वारा, इसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे क्या हो गए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमेशा ANE के द्वारा एंड होगा। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2, जहाँ पे n जो हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गया। अगर n का वैल्यू 1 है मतलब एक कार्बन एटम है तो उसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, CH4 मीथेन। मान लो अगर n का जगह 2 मतलब 2 कार्बन एटम है तो आप क्या लिखोगे, C2 और H, 2 2 जा 4 और प्लस 2 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। ठीक है, और इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जो हमारा मीथेन होगा, जैसे CH4 मीथेन, तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, देखिए सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है। और देखो यहाँ पे कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कार्बन क्या होता है, टेट्रा वैलेंसी होता था, कार्बन के पास 4 वैलेंस हो गया और हाइड्रोजन के पास एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। याद रखना, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन डॉट में समझें तो देखिए कैसे समझेंगे। कार्बन का वैलेंसी 4 है, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। हाइड्रोजन का 1 होता है तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक डॉट के साथ हाइड्रोजन यहाँ, एक डॉट के साथ यहाँ और एक डॉट के साथ यहाँ। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस हाइड्रोजन का 2 आ गया, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, ये भी स्टेबल हो गया, ये भी 2 आ गया। और अगर आप कार्बन को देखो तो 2 2 4 2 6 और 2 8, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये स्टेबल भी हो गया।
तो सिंगल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होगा, उसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। बात समझे। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आ जाएगा हमारे एग्जाम्पल में, एल्केन। एल्केन में हमने कुछ एग्जाम्पल लिख दिया, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारे क्या हो गए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए। बात समझ में आया। इसके बाद एक बात और इसके बारे में जानेंगे कि जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर केमिकली नॉट वेरी रिएक्टिव, केमिकली नॉट वेरी रिएक्टिव, मतलब दैट इज दे आर क्वाइट अनरिएक्टिव। ये क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। अब हम लोग दूसरा हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं, से अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे, समझिएगा ध्यान से। ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो आ जाएंगे, जैसे सैचुरेटेड में एल्केन्स आ गया, इसमें आपका आ जाएगा एल्कीन्स और क्या आ जाएगा, एल्काइंस। ALKYNES, एल्कीन्स। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है। तो दूसरा हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें एल्कीन्स और अल्काइंस। तो हम लोगों ने दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन में देख रहे हैं, एक सैचुरेटेड हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। तो क्या कहेंगे कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन एटम्स, 2C एटम्स are connected by a double bond या ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन एटम या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देख लो, C2H4, इसमें देखो दो कार्बन एटम डबल बॉन्ड और बाद बाकी 4 हाइड्रोजन। इस तरीके से आप उसको अरेंज कर दो। तो देखो यहाँ से कार्बन भी टेट्रावेलेंट हो गया, इसका भी 4, इसका भी कार्बन का वैलेंसी 4 हो गया। और तीसरा अगर हम ट्रिपल की बात करेंगे तो C2H2, इसमें दो कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा और 2 हाइड्रोजन, एक इधर जाएगा हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। ठीक है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ क्या लिखेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बात समझ में है। तो ये हो गया हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें क्या आ जाएगा आपका, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्केन हो गया सैचुरेटेड, एल्कीन्स और एल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आया। अगर नेम ANE के साथ इंड हो रहा है तो सैचुरेटेड हो जाएगा, अगर ENE के साथ इंड हो रहा है तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, YNE के साथ हो जाएगा तो ये भी अनसैचुरेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर नेम ENE के साथ इंड हो रहा है तो वहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। अगर नेम हमारा YNE के साथ इंड हो रहा है, अगर हमारे हाइड्रोकार्बन का नेम YNE के साथ इंड हो रहा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, जिसमें से हमारा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे देखो C2H4, ये किसका फार्मूला हो गया, इथीन का, इथीन। तो देखिए नेम ENE के साथ है तो डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पर देखिए इथाइन, YNE के साथ नेम इंड है तो ये क्या हो गया आपका, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक है। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं। देखिए सिंगल बॉन्ड कहने का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर। ठीक है। सिंगल बॉन्ड कहने का मतलब सिंगल बॉन्ड कहने का मतलब शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड कहने का मतलब शेयरिंग ऑफ सिंगल बॉन्ड कहने का मतलब शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ। डबल बॉन्ड कहने का मतलब शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 कार्बन एटम, जबकि ट्रिपल बॉन्ड कहने का मतलब शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 कार्बन एटम। तो अगर हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, तो मोस्टली
जो होते हैं उसमें क्या होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो अगर डबल बॉन्ड है मतलब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। ट्रिपल बॉन्ड है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट बनाएं तो देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये कार्बन, इसका वैलेंसी कितना हो गया, 4, 2, 3 और 4। और यहाँ पे इस कार्बन, इसका भी वैलेंसी क्या हो गया, 2, 3 और 4। ठीक है, अब देखिए एक हाइड्रोजन हम दिए, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, यहाँ भी एक दिए वैलेंसी 1, एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। अब देखो इस कार्बन को अगर आप ध्यान से देखो तो इस कार्बन को देखो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। देखिए ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। इस हाइड्रोजन को देखें तो ये क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन, जिसमें इसका नाम क्या हो गया, इथीन। इस कार्बन को अगर आप देखें तो इस कार्बन का इस तरीके से आप क्या करोगे, डॉट को लेके बॉन्ड बनाओगे, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको याद रखना कि अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड जो है अगर फॉर्म्ड हुआ शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब कि अगर बॉन्ड का जो फॉर्मेशन, और अगर हमारा बॉन्ड सिंगल है तो यहाँ पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अगर बॉन्ड हमारा डबल है तो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा। और अगर हमारा बॉन्ड ट्रिपल है, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और 3 पेयर का है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम बाय द प्रोसेस कॉल्ड क्रैकिंग। ठीक है, मोस्टली ये किससे प्राप्त होता है, क्रैकिंग से। बात समझ में आए। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने 2 प्रकार का देखा, एल्कीन्स और एल्काइंस। अब एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो ये एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एल्कीन्स में क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। और एल्काइंस में क्या होगा, हमारा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। मतलब हम एल्कीन्स को क्या कहेंगे कि एक ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन एटम कनेक्ट होंगे डबल बॉन्ड के द्वारा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्कीन्स। मतलब एल्कीन्स कंटेन अ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनेगा। तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखो इथीन, तो इसमें क्या हो जाएगा, इथीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, C2H4। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 कार्बन एटम आपस में डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है और 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे इसको हम इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे आपका हो गया प्रोपीन, प्रोपीन इसका फॉर्मूला होता है C3H6। ठीक है, C3H6, तो ये भी क्या हो गया, एल्कीन हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके जनरल फार्मूला की बात करेंगे, जनरल फार्मूला, तो एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है, जहाँ n नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। ठीक है, जैसे 1 कार्बन हो गया तो आपका क्या हो गया, इथीन, 2 कार्बन हो गया तो इथाइन। और इसके नेम जो होते हैं, नेम एंड विथ ENE। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके नेम ENE के साथ इंड होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन्स कहते हैं, जो कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। फार्मूला क्या हो गया इसका, CnH2n, मतलब जितने कार्बन होंगे उसके 2 गुना हाइड्रोजन होंगे। बात समझ में आए, जितने कार्बन होंगे उसके 2 गुना हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया। अब हम लोग देखते हैं एल्काइंस के बारे में। एल्काइंस एक ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें 2 कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, 2 कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देख लो, इथाइन, ETHYN,
Na इथाइन, इसमें क्या होगा, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन होंगे। अब देखो इस कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है तो वैलेंसी 4 है। मान लो अगर हम एक एक बॉन्ड दे दिए तो एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, तो ये तो वैलेंसी कंप्लीट हुआ नहीं, इसका 4 है, टेट्रावेलेंट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 और जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, एल्काइंस हो गया, जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गया। और इसके नेम एंड की बात करेंगे तो इसका जो नेम होता है, नेम एंड विथ YNE, ठीक है, नेम इसका कैसे एंड होगा, YNE के द्वारा। बात समझ में है। और इसके अगर हम जनरल फार्मूला की बात करेंगे तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। तो आपने क्या देखा, एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n और एल्काइन CnH2n-2। एल्केन में चूँकि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसमें 2 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट होगा, सिंगल बॉन्ड हो गया तो सैचुरेटेड हो गया, साथ में क्या हो गया, एल्केन है तो जनरल फार्मूला क्या हो गया, CnH2n+2, ठीक है। और इसके बाद अगर हम उसके नेम के एंड की बात करेंगे तो एल्केन का नेम ANE से एंड होता है, एल्कीन का ENE से होता है और एल्काइन का YNE से होता है। तो इस तरीके से आप आसानी से याद कर लोगे, ठीक है। और एक हम अभी देखते हैं एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप किसको कहेंगे, ग्रुप फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन atom from an alkane, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अल्काइल ग्रुप। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास मान लो मीथेन CH4, ये क्या है, मीथेन। और मीथेन क्या है, एक एल्केन मॉलिक्यूल है। जब इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिथाइल। इसी प्रकार से अगर एक और एग्जांपल देखें, इथेन, फार्मूला होता है इसका C2H6। अब इससे एक कार्बन को हटा दें, C2H5 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल। इथेन किस में बदल गया, इथाइल में। बात समझे, मतलब CH3 यहाँ पे सिंगल, इस तरीके से हम एरो से डिनोट करते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये हो गया, 3 हाइड्रोजन दे देंगे और एक जगह पे खाली कर देंगे, ठीक है। 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ है और 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ भी हाइड्रोजन आ गया, यहाँ भी हाइड्रोजन आ गया और यहाँ भी हाइड्रोजन हो गया, और ये जो है आपका छूट गया, ठीक है। मतलब इसके अगर हम जनरल फार्मूला की बात करेंगे, जनरल फार्मूला की बात करेंगे तो एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो CnH2n+1, ठीक है। और इसके नेम के एंड की बात करेंगे तो नेम एंड विथ YL, ठीक है। मतलब मीथेन में ANE को हटा के YL जोड़ देंगे, ANE को रिमूव करके मीथेन जो कि एक एल्केन ग्रुप है, इसमें ANE को रिमूव करेंगे और इसमें YL जोड़ देंगे, तो METHYL क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। बात समझ में आया, क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। तो यहाँ तक आप अच्छे तरीके से रिवीजन करो। आगे कल हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा, बाद बाकी कल हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, फिर उसके नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। थैंक यू।